चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और कितनी पुरानी ये सभ्यता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 1922 के पहले इस सभ्यता के बारे में किसी को मालूम नहीं था। हाँ दोस्तों, 1922 में स्वर्गीय राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करते समय उसके नीचे किसी प्राचीन नगर के अवशेष के बारे में ज्ञात हुआ। हाँ बिल्कुल, आप जैसे कि जान सकते हैं, लगभग 400 मील की दूरी पर से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले सिंधु घाटी से ज्ञात हुआ। इस कारण इसे सिंधु सभ्यता या संध्य सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रारंभ में इस सभ्यता पर सुमेर तथा ईरान की संस्कृतियों का प्रभाव माना जाता था, किंतु बाद में भारतीय प्रदेश में ही कई ग्रामीण संस्कृतियों का पता चला जो इस सभ्यता से पहले की है और उन्हें सामान्य रूप से सिंधु सभ्यता स्रोत मानते हैं। इस सभ्यता के तत्व भारतीय सभ्यता के ही समान थी। हाँ बिल्कुल, भारतीय सभ्यता के समान थी दोस्तों। इस प्रकार इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम चरण कहा जाने लगा। यह सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनके भी अधिक विशिष्ट थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी का विस्तार मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई पर आधारित है। इन स्थानों से इस सभ्यता की जानकारी मिलने के बाद कई स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष ढूंढे गए, जिनसे इसके व्यापक विस्तार का पता चलता है। और भारत के देश के बंटवारे के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान चले जाने के बाद भारतीय पुरातत्व के कई स्थान पर उत्खनन कार्य किए गए। उत्तर पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। उत्तर पूर्व में पंजाब प्रदेश में स्थित रूपड़ स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक मालूम पड़ता है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुतकोजेंडोर तक इस सभ्यता का केंद्र था। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक और गुजरात में लोथल तक इस सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती और दृशदती नामक नदियां बहती थी। यहाँ सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। 1950 से 1951 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री घोष ने यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित 25 स्थान खोजे। राजस्थान में प्रागैतिहासिक तथा पूर्वैतिहासिक काल के अनेक अवशेष मिलते हैं। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है,
इससे संबंधित सरस्वती घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ स्थानों के बीच में और दृश्यधरती घाटी में बीकानेर तथा पूर्वी पंजाब की सीमा के नज़दीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इन स्थानों के अतिरिक्त सोतका को से भी प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज डेल्स ने 1962 ईस्वी में की थी। एनजी मजुमदार द्वारा चिन्हुदड़ों की जो खोज 1931 ईस्वी में की गई, जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 28 किलोमीटर पर है, जहां से सिंधु सभ्यता संबंधित बर्तन, मनके, ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए और यहाँ एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी पाया गया। इन स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण कालीबाग बंगा है, जहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस सभ्यता के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में जितने बड़े भूभाग पर सिंधु सभ्यता का विस्तार दिखाई पड़ता है, उतने बड़े भूभाग पर किसी भी अन्य प्राचीन विश्व संस्कृति का विस्तार नहीं मिलता। महत्वपूर्ण स्थानों से सिंधु सभ्यता के बारे में प्राप्त अवशेष सिंध मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिंध में कोटदीजी, चिन्हुदड़ो, अली मुरीद से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सोतकाकोह सुतगनेडोर 1662 ईस्वी में डेल्स ने यहाँ पर बंदरगाह दुर्ग की खोज की थी एवं डाबरकोट से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कालीबंगा स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष हुए हैं। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पत्थर के मोती, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, स्नानगार कुएं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। पंजाब के रोपड़, बाड़ा, संधोल स्थानों पर उत्खनन के दौरान सिंधु सभ्यता के मन के चूड़ियाँ, बाली, मुद्रा अवशेष प्राप्त हुए। हरियाणा के बाड़ावली एवं मिताथल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और कौसंबी के निकट प्राप्त हुए। गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, सुरकोटा एवं मालवड़ से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल में ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पैदल और समुद्री मार्गों से आए थे। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ पहले एक प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा जहाज़ों के रुकने के लिए एक विशाल डॉकयार्ड बना हुआ था। लोथल में नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लोथल में बाट, चूड़ियाँ व पत्थर के आभूषण, लाल एवं काले रंग के बर्तन यहाँ प्राप्त हुए। इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के लिए साहित्यिक एवं लिखित साक्ष्य न होने के कारण पूर्ण रूप उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होना पड़ता है और इन अन्य देशों प्रमुखतया मेसोपोटामिया, ईरान से संपर्क था। सिंधु सभ्यता में निर्मित वस्तुएं भी इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। के.एन. शास्त्री, डॉक्टर राजबली पांडे इसे पूर्व 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानते हैं। डॉक्टर पांडे का मत है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडहरों के
ऊपर दूसरे 7 स्तर मिलते हैं। यदि एक नगर के बसने, पनपने और उजड़ने के लिए 500 वर्ष का समय दिया जाए तो 7 नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। सबसे नीचे का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है। यदि भूगर्भ का पानी बीच में बांधा न डाले तो 7वें स्तर के नीचे भी खंडहरों के स्तर मिल सकते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष माना जाता है। बलूचिस्तान एवं मकरान में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर भी यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष का है। धर्मपाल ने कार्बन 14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का समय 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व माना है तथा व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का है। तिथि मतभेद होने के बावजूद यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य जाति के, किंतु मार्शल ने इस मत का सबल खंडन किया है और संध्य सभ्यता तथा वैदिक युगीन आर्य सभ्यता के बीच असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया है। कुछ अन्य विद्वान इस सभ्यता को द्रविड़ जातीय सभ्यता मानते हैं। इनका कहना है कि द्रविड़ पाषाण पात्र, आभूषण इत्यादि की सिंधु प्रदेश से प्राप्त अवशेषों के साथ बहुत समानता दिखाई पड़ती है तथा इन पर प्राप्त कुछ चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की लिपि के समान है, पर सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। हाँ दोस्तों, इस सभ्यता से भारी संख्या में मोहरों की प्राप्ति हुई है। ये मोहरें सेलखरी पत्थर की बनी हुई होती थी और कई आकारों में मिलती थी। इन मोहरों पर कई प्रकार के चित्रों का आंकलन भी मिलता था, जिन सामान्य स्वरूप धार्मिक जिससे जान पड़ता है। इस पर चित्रण लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलता है। समय समय पर कई विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है, किंतु अभी तक इस विषय पर कोई मत नहीं हो पाया। इस प्रदेश की जलवायु भिन्न प्रकार की थी। कृषि के लिए भूमि बड़ी उर्वर थी और कृषि कार्य के लिए जल का अभाव नहीं था। भवनों के निर्माण में व्यापक मात्रा में पकी ईंटों का प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि उस समय जलाने की लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी। नगर योजना के अंतर्गत बांधों और नालियों की व्यवस्था भी थी। मुहरों पर चीता और घड़ियाल आदि पशुओं का आकलन भी मिलता था और मिलता है। विदेशी सभ्यताओं के साथ संबंध क्या था भारत का और सिंधु सभ्यता का? मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य में डिलमन, मागन तथा मेहुला 3 स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके साथ वहां के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अधिकांश विद्वान मेलुआ के भारत मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तत्कालीन अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। सुमेर और उर से मिली मुहरों एवं संध्य सभ्यता की मुहरों में पर्याप्त समानता मिलती है। इन मुहरों पर भी संध्य सभ्यता की मुहरों पर झुके सींगों वाला बैल तथा एक सींग वाला पशु अंकित मिलता है। मोहनजोदड़ो से एल्बम तथा सुमेर की बनी मुद्राएं प्राप्त हुई तथा एक मोहर पर मनुष्य को एक बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है।
मिस्र और सिंध की कुछ सामग्रियों में भी अनुरूपता मिलती है। हाइजमोर नामक विद्वान मेसोपोटामिया की वर्तुलाकार मोहर की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर हाथी के सूंड वाले एक वृषभ का अंकन मिलता है। उनका मानना है कि यह अंकन किसी मेसोपोटामिया मोहर पर नहीं मिलता, किंतु मोहनजोदड़ो की कई मोहरों पर इसे पाया गया है। इन साक्ष्यों से यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का इन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यताओं के लोग प्रचुर मात्रा में तांबे और कांसे की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते थे। इस प्रकार इस सभ्यता को प्रस्तर धातुयुगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व मिलता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के युग को भारतीय सभ्यता की प्रथम नागरिक क्रांति का युग कहा है। इस अवशोषों से यह स्पष्ट है कि सभ्यता के लोग समृद्ध और अपेक्षाकृत विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। कुछ बड़े स्मारक भवनों से उन्हें विकसित सार्वजनिक जीवन का संकेत मिलता है। प्राप्त अवशेषों में अस्त्र शस्त्रों की संख्या काफ़ी कम है, जो संभवतः उनको शांति प्रियता की ओर संकेत करती है। इस सभ्यता में नगर योजना के अंतर्गत प्रत्येक नगर के पश्चिम में गढ़ी का भाग बना हुआ मिलता है। यह भाग मानव निर्मित ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में गढ़ी का भाग 230 फीट लंबा और 78 फीट चौड़ा था। हड़प्पा में 200 मीटर लंबा तथा और 150 फीट चौड़ा है। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था। इसके पूर्व में समन्वय भवन बने होते थे, जिनका धरातल अपेक्षाकृत नीचा होता था। नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलता है और कभी कभी ये आधे मील की लंबाई तक मिली है। इन्हें सड़कों के दोनों ओर लोगों के रहने के मकान बनाए जाते थे। सड़कों के नीचे नालियां बनी होती थीं, जिनका संबंध मकानों के निकलने वाली छोटी नालियों के साथ था। सड़कों की नालियां 1 से 2 फीट तक गहरी मिलती हैं और ईंट अथवा पत्थर से ढका होता है। यह मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ऐसा या तो सुरक्षा के दृष्टि किया जाता था अथवा इस कारण कि दरवाजे के खुलने पर सड़कों से मकान का अंदरूनी भाग न दिखाई पड़े। प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था होती थी। उस समय भी दोस्तों, भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। भवन निर्माण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट प्रकार की ईंटों का भी निर्माण किया जाता था। उस समय भी ईंटें थी दोस्तों। कमरों के कोनों में अंग्रेजी की यल अक्षर के आकार की ईंट लगाई जाती थी। गारे के लिए मिट्टी और चूने का प्रयोग होता था। मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिससे वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके। मकान 1 और 2 मंजिल होते थे। नीचे के भाग में कुआं और रसोई घर मिलता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। इनकी चौड़ाई कम मिलती है। मकानों की योजना आंगन पर आधारित होती थी, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। छत पाटने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था।
प्रत्येक मकान में स्नान गृह भी होता था। स्नान गृहों को मकान के आगे बनाया जाता था ताकि इनमें गिरने वाला पानी सड़क पर बनी नालियों में पहुंचे। सिंधु नगर को देखने पर यह पता चलता है कि समाज में कई प्रकार के व्यावसायिक वर्गों का अस्तित्व रहा होगा। ईंट बनाने वाले, मकान बनाने वाले, राजगीर, बढ़ई, अनाज उत्पादन करने वाले किसान, गार्डन चाइल्ड के अनुसार सैन्य समाज कई वर्गों में बटा हुआ था और वर्ग विभाजन का आधार आर्थिक था। समाज में पुजारियों का एक वर्ग था जो जिनके हाथों में संभवतः शासन की बागडोर हुआ करता था। इस प्रकार समाज में दासों का वर्ग भी दिखाई पड़ता है। खुदाई में प्राप्त कुछ बहुत छोटे मकान में श्रमिक या दास वर्ग के लोग के रहने की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भारी संख्या में नारी मूर्तियां मिली है और कीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सैन्य सभ्यता के लोगों में मात्र सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। कुछ विद्वान इस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता मानते हैं। द्रविड़ सभ्यता के कुछ जन समूहों में मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रचलन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों और मुहरों के आकलन से लोगों के रहन सहन का पता लगता है। वे वस्त्रों से परिचित थे जो कपास और ऊन से बनाए जाते थे। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर साल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है। स्त्रियों के परिधान के लिए स्त्रियों के विषय में स्त्री मूर्तियों से पता चलता है। मातृ देवी की मूर्तियां ऊपर अनावृत है तथा नीचे घाघरा की तरह एक घेरेदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। पुरुषों में कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते थे और कुछ लोग दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे। उनमें केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थे। सामान्य रूप से सिर के बीचों बीच मांग निकाली जाती थी। स्त्रियों के मूर्तियों से भी उनमें प्रचलित केश सज्जा के कई प्रकार मिलते हैं। कांसे की बनी नर्तकी की प्रतिमा में कुंडलीकृत केश राशि को बाएं कान तथा गर्दन के पिछले भाग से ऊपर से होते हुए दाहिने ओर लटके हुए दिखाया गया है। खुदाई में कई आभूषणों के कई निशान मिलते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषण को बनाने में सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता था। खुदाई में आधे इंच चौड़े और 16 इंच लंबे सोने के फीते मिले हैं जिनके दोनों सिरे पर छेद मिलता है। यह संभवतः पात के समान का आभूषण था जिसे हरियाणा प्रदेश की स्त्रियां आज भी पहनती हैं। कानों में कर्णफूल और कमर में मेघला या करधनी पहनी जाती थी। इस सभ्यता के लोग शिल्पकला में भी निपुण थे। खुदाई में सूरमदानियाँ और सलाइयाँ भी मिलती हैं। घोघे में लाल चूर्ण मिला है जिसका प्रयोग समतः गालों पर मलने के लिए किया जाता था। सैन्य लिपि के न पढ़े जाने से उनके राजनीतिक संगठन के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। फिर भी प्राप्त अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के स्थानों पर दुर्ग का भाग मिलता है जो संभवतः प्रमुख राज्याधिकारी का निवास स्थान होता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि
सिंधु सभ्यता का एक विशाल साम्राज्य था, जिसमें विभिन्न प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्ति अधिकारी शासन करते थे। सैन्य जन एक कुशल प्रशासन तंत्र के अंतर्गत संगठित थे। बहुत कम संख्या में प्राप्त अस्त्र शस्त्र से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, अतः उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था, जिसके कारण तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य में पर्याप्त विकास कर चुके थे। बड़े बड़े अन्न भंडार तथा इस सभ्यता में विकसित नगरीय जीवन इस बात के प्रमाण है कि सिंधु जन अधिक अन्न का उत्पादन करते थे। नगरों में विविध उद्योगों और शिल्पों में लगे हुए लोग दूसरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त अन्न पर निर्भरशील थे। लोथल तथा रंगपुर के मिट्टी के साथ धान की भूसी मिली है, जिससे पता चलता है कि इन स्थानों पर लोगों को चावल का भी ज्ञान था। इन्हें कपास तथा इससे बनाने वाले वस्त्र का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो की एक रजत पात्र से लिपटा हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला है, जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि सिंधु जनों को ज्ञात कपास जंगली कपास होकर कृषि से उत्पादित कपास था। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। प्राप्त हड्डियों तथा मोहरों पर अंकित अंकनों से उन पशुओं का ज्ञान होता है, जिससे इस सभ्यता के लोग परिचित थे। गाय, बैल, भैंस तथा भेड़ पाले जाने वाले पशु थे। इस समय तक उद्योगों और शिल्पों का विकास हो चुका था। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, गृह निर्माण कला तथा तांबे और कांसे के कई वस्तुओं को बनाने की कला में निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी और वो अपने क्षेत्रों से बाहर के स्थानों के साथ व्यापार करते थे। जो वस्तुएं उन्हें मूलतः अपने प्रदेश में उपलब्ध नहीं थी, उन्हें वो बाहर से मंगाते थे। खुदाई में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की वस्तुएं मिली हैं। व्यापार में नाव और जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। मुहरों तथा जहाज का आकलन मिलता है तथा लोथल में मिट्टी से बने जहाज का एक नमूना भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे। विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पारस्परिक संबंध था, जो आगे मिलकर भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ। उसमें वैदिक रुद्र और सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जाने वाला देवता मिलकर एक हो गए। बाद में हिंदू धर्म में रुद्र और शिव को एक माने जाने लगा। शिव की लिंग रूप में भी पूजा करते थे। खुदाई में लिंग के स्वरूप के पत्थरों की प्राप्ति हुई है। बाद में भारतीय धर्म में विविध प्रकार के पशु पक्षियों वृक्षों की पूजा का विधान दिखाई पड़ता है। नाग पूजा पीपल अथवा तुलसी के पेड़ की पूजा करते थे, जो आज भी प्रचलित है और विभिन्न पशु देवताओं के वाहनों के रूप में मिलते हैं। यहाँ के लोग कुछ पशुओं और वृक्षों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। कई मुहरों पर एक सींग वाला वृषभ बना मिलता है। अनेक मुहरों पर पीपल के पेड़ और पत्तियां बनी मिलती हैं और कुछ वृक्ष पर वृक्ष देवता तथा वृक्ष देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि हेतु पशु को ले जाते हुए दिखाया गया है। उनमें संभवतः जल पूजा तथा नाग पूजा की प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों से अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्राप्त हुई है। मृत्यु के पश्चात शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। शव को पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर बची हुई हड्डियों को अन्य वस्तुओं के साथ दफना। दाह के पश्चात अवशेष को पहले एक छोटे पात्र में रखा जाता था
और पुनः उसे एक बड़े पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था, मगर दाह संस्कार का महत्व ज्यादा था। इतनी समृद्ध सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस विषय पर कई अनुमान व्यक्त किए गए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण समाप्त हुई, जबकि कुछ अन्य विद्वान इस सभ्यता का पतन आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में गिरावट आ जाने के कारण मानते हैं। कुछ का मत यह है कि इनका पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ तथा खुदाई में मिलने वाले कुछ नर कंकालों को देखकर ऐसा लगता है